दोस्तों नमस्कार। सारा खेल नंबर का है। वो नंबर चाहे सांसदों की शक्ल में हो या फिर वो नंबर पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर हो। और माना जाता है कि बीजेपी के भीतर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने अमित शाह इसमें माहिर हैं। लेकिन पन्नों को अगर पलटिएगा तो शरद पवार भी इसमें कम माहिर नहीं है। यानी सत्ता तक पहुंचने के लिए नंबर चाहिए और अपने बूते बीजेपी पहुंच नहीं सकती है। उसको एनडीए का आसरा है और अपने बूते इंडिया पहुंच नहीं सकता है। उसे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के भीतर दो बड़े चेहरे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उसी का आसरा है। लेकिन उसके समानांतर एक दूसरी रकम है और यह नंबर बहुत बड़ी है, 26,000 करोड़ रुपए। जी, यह इतनी बड़ी रकम है, कहते हैं इसके वारे न्यारे शेयर बाजार की उठापटक के बीच हुए। यानी 48 घंटों के भीतर जो 44 लाख करोड़ का खेल हुआ है, उसी दौर में 26,000 करोड़ रुपए शेयर बाजार से उन लोगों ने निकाल लिए जिनके पैसे उस राजनीति में फंसे हुए थे जहां वो मानकर चल रही थी कि बीजेपी दोबारा सत्ता में होगी। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख 2014 और 2019 की तर्ज पर 2024 में भी होगी। लेकिन झटके में सब कुछ डगमगाने लगा और इस डगमगाती हुई परिस्थिति के भीतर कल रात से जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा बड़ी होती चली जा रही है, हालांकि वह आज एनडीए की बैठक जो शाम 4 बजे और इंडिया की बैठक जो शाम 6 बजे होनी है, उसके बाद निकल कर आ सकती है। लेकिन सवाल इस दौर में राष्ट्रपति भवन का भी है और सवाल इस दौर में उस भरोसे और शायद उस भरोसे को जगाने के लिए उस पूंजी का भी है जिसके आसरे राजनीति साधी जाती है। लेकिन एक सवाल यहां और भी बड़ा है, वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो। वो जानते हैं आज नहीं तो कल बीजेपी उन्हें खा जाएगी, राजनीतिक तौर पर उन्हें खत्म कर देगी। तो ऐसे में राजनीति कैसे साधी जाए, और शरद पवार इसके माहिर खिलाड़ी हैं। आज से नहीं, जब वो जवानी के दौर में थे और सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र में पहुंचे थे और उस वक्त उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था, राजनीति को वो तब से साधते चले आए हैं। तो मुकाबला शरद पवार और अमित शाह का शुरू हो चला है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि दरअसल कांग्रेस इस बिसात पर चलना चाहती है कि भरोसा और आश्वासन अगर पूरे तरीके से हो तो ही कदम आगे बढ़ाइए, और कदम जब आगे बढ़ाइए तो पीछे कदम लौटने की परिस्थिति बिल्कुल ना रखिए। यानी नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर रखने की जो बिसात बिछे वह एक पुख्ता तरीके से हो। कांग्रेस अपने तौर पर एक नए फार्मूले के साथ खड़ी है, या कहें इंडिया गठबंधन के भीतर की मशक्कत एक नई बिसात बिछा रही है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, लेकिन इसमें यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। यानी संवैधानिक तौर की परिस्थितियों को अगर परखें तो राष्ट्रपति भवन से पहला बुलावा बीजेपी को ही आएगा, सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर, सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर भी उसकी मौजूदगी सबसे बड़ी रहेगी। बावजूद इसके कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वो जाएंगे तो कहां जाएंगे? क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। सियासी तौर पर जो नई बिसात बिछ रही है, उसमें क्यों नहीं एक ऐसे तीसरे मोर्चे को बना लिया जाए जिसको बाहर से कांग्रेस समर्थन कर दे। यानी इस तीसरे मोर्चे की शक्ल में नीतीश कुमार भी होंगे और चंद्रबाबू नायडू भी होंगे। क्योंकि एक सहमति कल रात से दिखाई देने लगी है कि किसी भी हालत में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं और अगर इस भरोसे समूचा विपक्ष रहता है या फिर गठबंधन जो एनडीए के भीतर का है वह भी इस भरोसे में रहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तर्ज पर काम नहीं करेंगे और पहली बार फेडरल स्ट्रक्चर होगा, नीतीश कुमार की बात मानी जाएगी, चंद्रबाबू नायडू की बात मानी जाएगी, तो शायद यह एक मुगालता तो नहीं होगा। क्योंकि बीते 10 बरस में ऐसा कोई खेल किसी ने देखा नहीं। और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी जब अपने करीबियों को निपटाने में थोड़ा सा वक्त भी
नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री नहीं दिखाया और केंद्र में आकर उन्होंने एक से एक कद्दावर नेता जो बीजेपी के थे उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ये बोलने से चूके नहीं कि अब आरएसएस की जरूरत नहीं, तो फिर ऐसे में क्या चंद्रबाबू नायडू और क्या नीतीश कुमार। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि इस तीसरे मोर्चे की शक्ल में कौन कौन होगा और वह गठबंधन कितना बड़ा होगा, और क्या वाकई जब उसको कांग्रेस बाहर से समर्थन दे देगी 99 सांसदों के साथ, तो क्या उसकी तादाद 272 तक पहुंच जाएगी। अगर उसमें निर्दलियों को शामिल कर लीजिए, अगर उसके भीतर छोटे दलों को शामिल कर लीजिए जो बीजेपी के साथ नहीं है, तो तीसरे मोर्चे की शक्ल में किसी को भी साथ आने में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो क्या यह एक ऐसी बिसात है जिसकी काट अमित शाह के पास नहीं है, या एक ऐसी बिसात है जिसमें संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं सरकार बुलाने देने के लिए इस तीसरे मोर्चे की तरफ देखना पड़ेगा जिसे कांग्रेस का समर्थन मिल रहा हो। थोड़ी देर के लिए इस पन्ने को बंद कर दीजिए और अब देखिए बीजेपी के भीतर का वह पन्ना जो सबसे महत्वपूर्ण तौर पर कल रात से कुलांचे मार रहा है। और महत्वपूर्ण यह है कि जो बिसात बना रहा है वही खुद को शहीद कहलाने देने की परिस्थिति में ला भी रहा है। यानी गृहमंत्री के तौर पर अमित शाह अगली सरकार में गृहमंत्री नहीं रहे। बहुत सारे नेता इससे दुखी हैं, रुष्ट हैं, इंडिया के भीतर तो खास तौर से। और बख्शा तो चंद्रबाबू नायडू को भी नहीं गया जब उन्हें जेल भेजा गया या उनके दरवाजे पर ईडी और सीबीआई पहुंच गई थी, आईटी के अधिकारी भी पहुंचे थे। तो क्या इस दौर में अमित शाह को ही राजनीतिक तौर पर कटघरे में खड़ा करके प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और यह भरोसा इन्हें दिलाया जाएगा, या फिर अगर वो शिफ्ट हो भी जाते हैं तो सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को ही राष्ट्रपति भवन से बुलावा आएगा और कहा जाएगा कि आप माइनॉरिटी की सरकार चलाइए, लेकिन आप वक्त लीजिए। और कितना वक्त लेते हैं, अधिकतम वक्त तो 6 महीने तक दिया जा सकता है, या फिर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते, कितना वक्त लेंगे आप, यह बात तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे। और राष्ट्रपति भवन उन्हें बुलाएगा तो क्या एक अल्पमत की सरकार चलने की शुरुआत होगी। अब अगला सवाल यह भी कल रात से लगातार राजनीतिक गलियारे में था कि इस पूरी सरकार को चलाने के लिए या छोटे छोटे एक एक सांसद तक ही, जैसे जीतन राम मांझी हैं, जैसे अपना दल को 1 सीट मिली है, जैसे आरएलडी को 1 सीट मिली है, इन तमाम लोगों को साथ रखने के लिए भी तो बहुत कुछ चाहिए। और इस दौर में एक बात सामने आ गई कि शेयर बाजार के वारे न्यारे एग्जिट पोल के बाद जिस तरीके से हुए उसमें 26,000 करोड़ रुपए उस कॉरपोरेट ने निकाल लिए जिस कॉरपोरेट के आसरे पॉलिटिकल फंडिंग हो रही थी। यानी उसने अपने पैसे को कहीं भी चूकने नहीं दिया, और यह पैसा इसलिए निकल गया क्योंकि उसे पता था राजनीतिक तौर पर ऐसी परिस्थिति मंगलवार को हो जाएगी। क्योंकि भारत की राजनीति में शेयर बाजार का डामाडोल होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह पहला मौका है कि जिस दिन एग्जिट पोल आया और उसके बाद जब बाजार खुला तो सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 घंटे का वक्त था जिसमें आप पैसा निकाल सकते थे। क्योंकि सोमवार के शाम को जब शेयर बाजार बंद हुआ और मंगलवार की सुबह जब शेयर बाजार खुला तो शेयर बाजार धड़ाम हो चुका था। अगर आप पुराने परिस्थितियों को भी शेयर मार्केट को परखना शुरू करें तो इससे पहले हर राजनीतिक दल को और हर कॉरपोरेट को जो सत्ता के साथ रहता था उसे बड़ा मौका मिला है। और इसको ज्यादा दूर मत जाइए, याद कीजिए 2019 में 19 मई को एग्जिट पोल आता है, वो संडे का दिन था। उसके बाद 3 दिन में बाजार में वक्त मिलता है कि आप चीजों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि 2019 में भी 3.74% उड़ान भर ली थी शेयर बाजार ने, और 3 दिनों के बाद शेयर बाजार 0.76 यानी 1% से कम नीचे बढ़ पाया। इस दौर में एक लंबा वक्त था। अगर आप याद कीजिए 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जा रही थी, उस समय एग्जिट पोल जो आया वाजपेयी सरकार को लेकर, उसने शेयर बाजार को 4.13% का गोता लगा दिया, यानी नीचे चली गई। और वह दिन ट्यूसडे का था, यानी मंगलवार का दिन था। उसके बाद जब रिजल्ट आ रहा था तो वह बृहस्पतिवार यानी थर्सडे का दिन था, और वो 13 मई थी। तो 10 मई को एग्जिट पोल, 13 मई को रिजल्ट, और रिजल्ट के दिन वह 0.76% ही चढ़ पाया।
लेकिन इस दौर में खेल कॉरपोरेट अपने तौर पर कर लेता था। यह पहला मौका था कि आपके पास वक्त ही नहीं है। एक दिन यानी 48 घंटे के भीतर मार्केट 13 लाख करोड़ की छलांग लगाता है और उसके बाद वही मार्केट एक झटके में 31 लाख करोड़ का गोता लगा लेता है। तो बड़े बड़े व्यापारी जो होल्डिंग किए हुए थे, उनका पैसा इसमें डूबा। हालांकि रिटेल सेक्टर में भी बहुत पैसा इस दौर में है, लेकिन महत्वपूर्ण तो उस राजनीति को पैसा चाहिए जिसको अब सत्ता चलानी है। और इस दौर में अब शेयर बाजार के अलावे कौन से रास्ते होंगे? रात भर में इस पर लगातार चर्चा और मंथन हो रही है कि पैसा आएगा कहां से, जब आपके पास पार्लियामेंट यानी संसद के भीतर, लोकसभा में आप अल्पमत के दौर में होंगे। राज्यसभा के भीतर भी आपको लेकर सवाल उठेंगे, तो कोई विधेयक तो आप पास करा नहीं पाएंगे। तब यह सवाल था कि जो पैसा लाया जाएगा वो इस दौर में सबसे बड़ी तादाद में पीएसयू के जो लैंड है, यानी सरकार के पास जो इस देश में जमीन है, अलग अलग पब्लिक सेक्टर के मातहत पैसा वहां से निकाला जा सकता है। जो स्पेक्ट्रम है उसको बेचने की परिस्थिति में पैसा निकाला जा सकता है। इस दौर में लैंड और स्पेक्ट्रम के साथ साथ इस दौर में कोल ब्लॉक्स, क्योंकि कोल इस दौर में इंपोर्ट बड़ी तादाद में हो रहा है, पैसा वहां से निकाला जा सकता है। और जिन कंपनियों के आश्रय सरकार चल रही है वो इतनी बड़ी तादाद में पूंजी देने को तैयार है, पॉलिटिकल फंडिंग करने को तैयार है कि सरकार को इस अल्पमत काल में कोई मुश्किल ना आए। यानी कॉरपोरेट और सत्ता का नेक्सस और सत्ता में बने रहने की बिसात, इस बिसात में जो दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको सिर्फ और सिर्फ इस बिसात में अमित शाह का पद दिखाई दे कि गृह मंत्री बदल दिए जाएंगे। राजनीतिक तौर पर बड़ी राहत चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की होगी, जो अपने पुराने सहयोगियों को बता पाएंगे कि देखिए, इनको तो हमने हटा दिया, कम से कम एक गुजराती तो कम हो गया। लेकिन अगला सवाल यह है कि क्या वाकई इस दौर में मोदी सरकार कोई ऐसे निर्णय नहीं लेगी जिसको लेकर विपक्ष को खत्म करने की स्थिति में वो ना आए? और इस दौर में जब छोटे छोटे सदस्यों की जरूरत पड़ेगी तो छोटे छोटे राजनीतिक दल कैसे अल्पमत की सरकार के निर्णयों के मातहत नहीं चल पाएंगे, जबकि उसके हाथ में इस देश की नौकरशाही और तमाम संस्थान होंगे? यहीं से वो सवाल निकला कि किसी भी हालत में क्या मोदी सरकार को सत्ता तक पहुंचने से रोका जा सकता है, और नहीं रोका जा सकता है तो क्या उसके बाद कितना वक्त उन्हें चाहिए, इसके लिए राष्ट्रपति पर दबाव बनाया जा सकता है कि मैक्सिमम आप 10 दिन दीजिए, 6 महीने का वक्त मत दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ फिर वही सवाल है कि अगर राष्ट्रपति भवन से इस बात पर 10 दिन की सहमति नहीं होती है और कहा जाता है आप 6 महीने तक का वक्त ले लीजिए, तो जाहिर है मामला कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में 6 महीने तक की परिस्थिति को निपटाना कोई आसान सी बात है इस दौर में। और यह भी बड़ी बात है कि इस दौर में सीजीआई के पास अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है, यानी उनके रिटायरमेंट में 4-4.5 महीने बचे हैं। तो फिर एक नए सीजीआई आएंगे। इस दौर में जो उम्मीद और आस पॉलिटिकल पार्टीज लगाए रही या मानती रही या सोचती रही और चलती रही कि दरअसल राजनीति में मदद होगी, तो क्या वह भी इस दौर में उलझ जाएगी और तमाम बातें अदालतों के चक्कर लगाती रहेगी? तो क्या वाकई दो परिस्थिति बहुत साफ तौर पर उभर कर आ रही है। पहली परिस्थिति यह है कि किसी भी हालत में थर्ड फ्रंट इतना बड़ा किया जाए जो बहुमत जिसमें 99 लोग जुड़ जाए, यानी 173 सांसदों की संख्या इस तीसरे मोर्चे में होनी चाहिए। और उसमें अगर आप समाजवादी पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आप ध्यान दीजिए तो महाराष्ट्र से निकल कर आएंगे उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इनकी मौजूदगी, उससे ज्यादा तादाद में डीएमके की मौजूदगी है, लेफ्ट की मौजूदगी है, आरजेडी की मौजूदगी है, और इसमें जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी दोनों को जोड़ा जाए और एक नए फॉर्मेट में उसके बाद 173 सांसदों के साथ जो संख्या हो जाती है उसमें 99 सांसदों का समर्थन अगर हो जाता है, तो दूसरी तरफ आप कोई भी मशक्कत कीजिए, वह मशक्कत आपको 270 तक पहुंचने नहीं देगी। और राष्ट्रपति के सामने जब दोनों स्थिति होगी तो क्या संवैधानिक प्रोटोकॉल जो कहता है उसमें बड़े राजनीतिक दल को ही आप बुलाएंगे और मौका देंगे? वो मौका कितने दिन का होगा, फिर मामला वहां आकर अटकेगा। और शायद इस दौर में कॉरपोरेट की भूमिका इतनी बड़ी हो चुकी है राजनीतिक सत्ता के दौर में, क्योंकि पहली बार लगा कि इस देश के भीतर एग्जिट पोल भी कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने और कॉरपोरेट के लाभ से पॉलिटिकल फंडिंग के होने और पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए सत्ता बनाने का खेल
खेला जा रहा है, यानी सब कुछ क्या स्क्रिप्टेड चल रहा है और एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाई गई जिसके आश्रय सत्ता बनी रहे, उस दिशा में कदम बढ़ाए गए। तो क्या राजनीतिक तौर पर भारत की राजनीति उस सट्टा बाजार में तब्दील हो गई जहां कॉरपोरेट का वर्चस्व नजर आने लगे? क्योंकि इस दौर में ध्यान दीजिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत के बैंकों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते हैं हमने बहुत रिफॉर्म किया है और देखिए डिविडेंड कितना बैंकों से मिल रहा है। और पिछले दिनों ही आरबीआई ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड सरकार को देने का वादा किया और इस पर एक बहस चलती रही कि इतना लाभ वो कैसे कमाएगी, कोई रास्ता है ही नहीं। तो क्या नोट छापे जा रहे हैं, वो नोट छाप कर क्या कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है जिससे उसका प्रभाव इन्फ्लेशन पर नहीं पड़े, यानी बाजार में वो नोट ना आए लेकिन आरबीआई उस नोट को सरकार के जरिए फिर उसी कॉरपोरेट दायरे में तो नहीं घुमा रहा है। ये सारे सवाल रेंग रहे थे और बीते 48 घंटों में अगर शेयर बाजार को आप परखिएगा तो समझिए कि बैंकों की पूरी कतार कल एक झटके में गोता लगाने लगी। वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, 13% से ज्यादा उसके शेयर नीचे आ गए। बैंक ऑफ बड़ौदा हो, 12.5% से ज्यादा शेयर नीचे आ गए। एसबीआई हो, 12.5% के लगभग शेयर नीचे आ गए। पंजाब नेशनल बैंक हो, 11% से ज्यादा शेयर नीचे आ गए उसके। जो कैनरा बैंक है उसके भी 11% से ज्यादा गोता लगाया शेयर ने। लेकिन 24 घंटे पहले ध्यान दीजिए, जब एग्जिट पोल आया तो एसबीआई के शेयर तकरीबन 9.5-10% ऊपर जा रहे थे। और इसी कड़ी को अगर आप परखेंगे तो आप ध्यान दीजिए, अदानी पोर्ट्स ने कल 21% का गोता लगा लिया। लेकिन एक दिन पहले वही अडानी पोर्ट्स लगभग 10.5-11% छलांग लगाता है। कल सारे के सारे अडानी के जो भी कंपनी थी, अडानी पोर्ट्स हो, अडानी इंटरप्राइजेस हो, अडानी पावर हो, टोटल गैस हो, एनर्जी सॉल्यूशन हो, यहां तक कि एनडीटीवी का जिक्र भी कर लीजिए, उसके शेयर भी कल 19% से ज्यादा नीचे चले गए। सीमेंट, अंबुजा सीमेंट हो या एसीसी सीमेंट हो, 15-16% वह भी नीचे चला गया। ग्रीन एनर्जी वह भी लगभग 9.5% नीचे चला गया। लेकिन यही सारे शेयर 24 घंटे पहले यानी सोमवार के दिन एग्जिट पोल के बाद कुलाचे मार रहे थे। 3% से लेकर 11% के बीच में पूरी तरीके से उछाल था। अब सवाल यह था कि इस दौर में जो बड़े व्यापारी इस 24 घंटे में खेल नहीं कर पाए, उसमें जिन्हें घाटा हुआ, जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं जो पैसा एनबीएफसी के जरिए लगाते हैं या फिर एफएफआईज जो हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके जरिए हो, यानी छोटे निवेशकों को तो लाभ कम हुआ, नुकसान ज्यादा हुआ। लेकिन बड़े निवेशकों को, जिन्हें पता था कि मंगलवार को यह होने वाला है और इसकी जानकारी दिल्ली को नहीं थी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि एग्जिट पोल से इस बात को समझ में हर किसी को आने लग गया कि एग्जिट पोल के नंबर पर मत जाइए, अगर आप उसके भीतर जाएंगे तो जहां जहां जिस जिस सीट को लेकर उसने जीत बताई वहां पर हार मिली, जहां हार रहे थे वहां जीत मिली। खेल पूरा उल्टा था। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ कहा गया कि इस देश के युवा कांग्रेस के साथ गए हैं, लेकिन उस एग्जिट पोल में यह एनालिसिस नहीं किया गया कि जो युवा कांग्रेस के साथ वो दिखा रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन के साथ के युवा हैं। और दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी को परखिएगा तो बीजेपी के साथ जो युवा जुड़े थे वो जस के तस रहे, कहीं 1% कम हो गया, कहीं 1% बढ़ गया। क्या ऐसी स्थिति इस रिजल्ट में नजर आई? यानी ऐसी स्क्रिप्ट ही लिखी गई जिसके दायरे में एग्जिट पोल आया, मीडिया आया, शेयर बाजार आया, कॉरपोरेट आया, बड़े व्यापारी आए, पैसा आया, पॉलिटिकल फंडिंग आई और उस पूरे सत्ता को बचाने का खेल इस दौर में बड़ी तादाद में खेला जाता रहा। तो राजनीतिक तौर पर इस परिस्थिति में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि जिस दिन शेयर बाजार बंद होता है 31 मई को, उस दिन 413 लाख करोड़ का पूरा ओवरऑल मार्केट वेल्थ था। लेकिन जिस दिन एग्जिट पोल आता है वो बढ़कर 413 लाख करोड़ से 426 लाख करोड़ होता है और जब रिजल्ट आता है तो वो घट के 395 लाख करोड़ हो जाता है। और आज चीजें सामान्य गति से चल रही है। सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है कि सब कुछ खेला जा रहा हो राजनीतिक के तौर पर, लेकिन इस दौर में राजनीतिक सत्ता को बचाना और सत्ता के पीछे जो कॉरपोरेट की साख, उसका दांव, उसका पैसा, जो सब कुछ फंसा हुआ है, उसे बचाना है हाल में। और इस बिसात को साधने के लिए अमित शाह की मौजूदगी है। जो नंबरों को जुटाएंगे वो पैसे की शक्ल में हो, सांसदों की शक्ल में हो, वो सरकारों से समर्थन लेने की शक्ल में हो, वो काम उनका है अपने तौर पर, जो नंबर गेम के दायरे में वो आए हैं।
दूसरी तरफ दूसरा नंबर गेम अपने तौर पर शरद पवार को साधना है, जिसमें किसी भी हालत में थर्ड फ्रंट को इतना डेवलप किया जाए कि वो 173 के नंबर तक पहुंच जाए। और इसको जुटाने के लिए इस दौर में चूंकि शरद पवार मुंबई में और पुराने कॉरपोरेट के खिलाड़ी रहे हुए हैं, यानी शुगर लॉबी और उसके बाद कॉरपोरेट के साथ उनके रिश्ते कोई आज के नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महाराष्ट्र के भीतर राजनीति को साधने वाले और कॉरपोरेट से करीबी रहे नितिन गडकरी इस दौर में आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहे होंगे। वो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उनके रिश्ते कॉरपोरेट घरानों से मुंबई के भीतर रहते हुए काफी निकट के रहे हैं। इसीलिए वो कॉरपोरेट से पैसा निकाल निकाल कर इस देश में सड़कों की जाल को बिछाते रहे। यानी पीएमओ से सहमति मिले ना मिले, मुश्किल हालात हो, संसदीय बोर्ड से हटा गया हो, फिर भी वो चीजों को काम करते रह गए, उनको भी दरकिनार रखा गया है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि कॉरपोरेट इस दौर में क्या फिसलने को तैयार है? नंबर गेम देखकर इस देश के बड़े व्यापारी और कॉरपोरेट भी, उनके लिए क्या अमित शाह और क्या शरद पवार, यह थोड़ा समझना होगा। यह इसलिए भी समझना होगा क्योंकि मोदी सरकार के दौर में जो कॉरपोरेट थे वो उंगलियों पर गिने जा सकते थे कितने सरकार के करीब रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार में वो कॉरपोरेट की पूंजी को आश्रय देती रही। मनमोहन सिंह के दौर में इससे कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन वो सेलेक्टिव नहीं हुई। यह दूसरी स्थिति है। ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत हेल्दी प्रतियोगिता होती रही हो, ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन इस दौर में तो आप नंबर उंगलियों पे गिन सकते हैं 5-6 कॉरपोरेट जो सबसे लाभालाभ की स्थिति में, इस देश की जीडीपी गर्त में जाए लेकिन नेटवर्थ बढ़ता चला जाए, उनके आसरे। तो आखिर में ध्यान दीजिए, इधर शरद पवार हैं, उधर अमित शाह हैं। और एक तरफ मराठा लॉबी है और दूसरी तरफ गुजरात की लॉबी है। और मुंबई के भीतर गुजरातियों के जो मौजूदगी है, वो शेयर बाजार में हो या खुले बाजार में हो, उनकी मौजूदगी बड़ी प्रभावी बीते 10 बरस में नजर आई है। तो उस पूरी की पूरी लॉबी की, कॉरपोरेट की, जो गुजराती नहीं है, और गुजरातियों में भी वैसे गुजराती जो मानकर चल रहे हैं कि दरअसल वो सरकार के इतने करीब रहे नहीं, तो उनके भीतर भी क्या इस दौर में फिसलन आने वाली है? ये खेल सिर्फ नंबर गेम का है। एक बार अगर शरद पवार को जो पूरा दायित्व सौंपा गया है कि आप सरकार बनाने का जुगाड़ कर लीजिए, वह दिल्ली पहुंच चुके हैं और राजनीतिक तौर पर गहमा गहमी तेज हो गई है। जैसे ही यहां कागज पे नंबर गेम होगा, इसीलिए राष्ट्रपति भवन से ज्यादा प्रभावी राजनीति को करने वाला वो कॉरपोरेट की पूंजी है जो इस दौर में खेल कर रही है। और वही पूंजी जो चुनाव के वक्त 26,000 करोड़ रुपए की लगाई गई, उसने हाथों हाथ अपने पैसे को निकाल लिया। राजनीति का यह मिजाज शाम होते होते बिल्कुल एक नई शक्ल में आ सकता है। तो शाम में आपके साथ हम फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।